हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, 12वीं केमिस्ट्री ठोस अवस्था के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कवर किए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3D पैकिंग के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां से आप जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है बच्चों, क्रिस्टल के घनत्व की गणना। इससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, सब में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग सवाल को भी हल करेंगे, कई सारे न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग थ्योरी वाला पार्ट कवर करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्रिस्टल के घनत्व की गणना कैसे की जाती है, इसका क्या फार्मूला होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, ये सारी चीजें आज जानेंगे। फिर अगली वीडियो हम लोग जो बनाएंगे उसमें इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिस्टल के घनत्व की गणना क्या होता है बच्चों? घनत्व के बारे में आप लोग पिछली क्लासों में बहुत सारी चीजें जाने होंगे। ये घनत्व क्या होता है? एक्चुअल में कोई भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के भीतर एटम्स होते हैं। समझ में आ रहा है? क्रिस्टल के भीतर क्या होते हैं? एटम होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्रिस्टल के घनत्व की गणना का मतलब है कि उस क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है। संख्या कम या ज्यादा होगी एटम्स की तो हम कह सकते हैं कि घनत्व कम है या ज्यादा है। किस प्रकार के क्रिस्टल का घनत्व कम है, किस प्रकार के क्रिस्टल का घनत्व ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एटम्स का घनत्व निकालेंगे और फिर उसी को हम लोग क्रिस्टल के घनत्व पे अप्लाई कर देंगे तो क्रिस्टल का घनत्व हम लोगों को मालूम हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? चलिए, जो क्रिस्टल का घनत्व है बच्चों, इसको हम लोग सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको देखना, टी की जैसा कुछ बना हुआ है, इसको रो बोलते हैं। टी तो नहीं है, टी के जैसा ही है, इसको लोग रो बोलते हैं। तो क्रिस्टल के घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है कि किसी क्रिस्टल का घनत्व उसके इकाई सेल में, क्योंकि क्रिस्टल के भीतर इकाई सेल होता है और इकाई सेल के भीतर एटम होते हैं, तो वही कह रहा है कि किसी क्रिस्टल का घनत्व उसके इकाई सेल में स्थित घटक कणों, और घटक कण क्या हो सकता है? या तो एटम हो सकता है, या कह सकते हैं कि अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर लोग एटम मान के चल रहे हैं। तो इकाई सेल में स्थित घटक कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अभी मैं बता रहा था कि यदि घटक कणों की संख्या कम होगी तो घनत्व उसका कम होगा, यदि घटक कणों की संख्या अधिक होगी तो घनत्व उसका अधिक होगा। सबको समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद ये जो घटक क्रिस्टल के घनत्व की जो गणना होती है बच्चों, वो एक्स किरण विवर्तन एक विधि होती है, उसके थ्रू इसका जो है, इसको देखा गया, इसको मापा गया। तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि क्रिस्टल के घनत्व की गणना किस विधि द्वारा की गई, तो आप बताएंगे एक्स किरण विवर्तन विधि द्वारा। तो आइए हम लोग इसके फार्मूला का जो है डेरिवेशन करते हैं, किस प्रकार से रो का मान हम लोग निकालेंगे, रो का फार्मूला निकालेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और लिखा गया बच्चों, तत्वों के घनीय क्रिस्टलों के घनत्व की गणना। एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके अलावा भी कोई बी पॉइंट भी होगा। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तत्वों के क्या निकाल रहे हैं? तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व हम लोग निकालने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग बच्चों आयनिक यौगिकों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व निकालेंगे। तो सबसे पहले लोग किसका घनत्व निकालेंगे? तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व। इसके लिए कुछ चीजें हम लोगों को माननी पड़ेगी और ये सारी चीजें बच्चों लोग पीछे पढ़ के भी आए हैं। जैसे पहला चीज हमने माना है इकाई सेल के किनारों की लंबाई, एज लेंथ। आपको एक वीडियो बनाया गया तो उसमें पूरा का पूरा एज लेंथ के बारे में बताया गया था।
कोई क्यूबिक सेल हो तो एक कोने से दूसरे कोने के बीच की जो दूरी होती है उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं किनारों की लंबाई। और इसको हम लोगों ने क्या माना था, इसको हम लोगों ने ए माना था। स्मॉल ए से इसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरा चीज है बच्चों प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, इसको हम लोग बोल रहे थे एटम्स पर यूनिट सेल। और बच्चों ये जो लिखा हुआ एटम्स पर यूनिट सेल यानी प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसी को हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, रैंक पढ़ा था। तो यहाँ पे ये जो जेड है बच्चों ये रैंक है, किसकी रैंक है, इकाई सेल। और रैंक की परिभाषा क्या होती है कि इकाई सेल में जो परमाणु होते हैं किसी इकाई सेल में, उसी को हम लोग इकाई सेल की रैंक कहते हैं। तो ये जेड है बच्चों, इसको दिमाग में आप रखिएगा, ये इकाई सेल की क्या है, रैंक है। इसका वीडियो पीछे बनाया गया, आपने नहीं देखा है, वहां से जाके आप इस रैंक के बारे में जान सकते हैं कि इकाई सेल का रैंक हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके बाद अगला लिखा हुआ है तत्व का परमाणु भार। क्या लिखा हुआ है, तत्व का परमाणु भार एमएम, इसको एमएम से प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसको हम लोग बच्चों मोलर मास भी बोलते हैं। मोलर मास क्या होता है, किसी भी तत्व के एक मोल का जो मास होता है उसी को बच्चों हम लोग उस तत्व का परमाणु भार या मोलर मास बोलते हैं। फिर से एक बार सुनिए, किसी भी तत्व के एक मोल का जो मास होता है उसी को हम उसका मोलर मास कहते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी हम लोग गणना, तीन चीजें हम लोग मान लिया, अब इसकी गणना हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इकाई सेल का आयतन। ये भी पीछे हम लोग बच्चों जो पैरामीटर वगैरह पढ़ रहे थे वहां पे बताए थे इकाई सेल, क्योंकि जो इकाई सेल होता है वो घनी इकाई सेल होता है। और घन का आयतन कैसे निकालते हैं, भुजा का घन अर्थात एक क्यूब। तो ये चीज भी आपको पीछे बताया जा चुका है। इकाई सेल का आयतन, ध्यान देंगे इकाई सेल घनीय सेल होता है, घन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है घनी। तो घन का जो आयतन होता है बच्चों एक क्यूब होता है। इसके बाद लिखा गया बच्चों इकाई सेल का घनत्व। ध्यान देंगे क्रिस्टल का घनत्व अभी हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग इकाई सेल का घनत्व निकाल रहे हैं। तो इकाई सेल का घनत्व तो इसको हम लोगों ने रो डैश मान लिया। क्या मान लिया, रो डैश। और बच्चों एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, घनत्व का फार्मूला तो द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व चाहे किसी भी पदार्थ या किसी भी क्रिस्टल का निकालो, सेल का निकालो, ठीक है, फार्मूला तो सेम रहेगा। तो इकाई सेल का जो घनत्व रो डैश है बराबर हो जाएगा इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन। और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे चलिए, इकाई सेल का द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे। यहाँ पे जो लिखा गया इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन, तो हम लोग इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे इकाई सेल में एक संरचना होती है, उसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। अरे भाई इकाई सेल के भीतर तो एटम होते हैं, तो हम लोग एटम का द्रव्यमान निकालेंगे, न कि इकाई सेल का द्रव्यमान निकालेंगे। तो इकाई सेल का द्रव्यमान निकालने का तरीका देखिए क्या है कि प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, अर्थात किसकी बात कर रहा है, जेड की बात कर रहा है, गुणते एक परमाणु का भार। यानी परमाणु, एक परमाणु, ध्यान देंगे एक परमाणु के भार में यदि हम उस इकाई सेल की रैंक से, यानी क्यों रैंक की बात क्यों हो रही है, क्योंकि रैंक यही तो बताएगा कि उस इकाई सेल में एटम कितने होते हैं। समझ में आ गया। तो उस इकाई सेल की रैंक में ध्यान दीजिएगा, इसको रैंक बोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। तो रैंक में यदि हम उस इकाई सेल में मौजूद परमाणु के एक परमाणु के भार से यदि गुणा कर दें तो हमको इकाई सेल का द्रव्यमान मालूम हो जाएगा। इसको सिंबॉलिक रूप में यहाँ पे हमने लिखा है, इकाई सेल में परमाणु की संख्या जेड माने हैं तो जेड लिख दिया, और एक परमाणु का भार, यहाँ पे लिखा हुआ तत्व का परमाणु भार, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक परमाणु का भार, तो इसको हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि जहां जो स्मॉल m है तत्व की एक परमाणु का भार है। अब इस m की गणना कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ तत्व का परमाणु भार, और इसको मैंने बताया कि ये मोलर मास होता है बच्चों, और ये
तत्व के 1 मोल का मास होता है, ये भी मैंने बताया है। और याद करिए कि 1 मोल में, किसी पदार्थ के 1 मोल में परमाणु कितने होते हैं? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। फिर से एक बार सुनिए, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। और अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है बच्चों? अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। यानी किसी पदार्थ के 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि किसी तत्व के 1 परमाणु का भार निकालना हो तो हमको क्या करना होगा? उस तत्व के मोलर मास से, उस तत्व के मोलर मास में अवोगाद्रो संख्या से भाग करना होगा, तब जाके हमको 1 परमाणु का परमाणु भार ज्ञात होगा। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कि एक तत्व का परमाणु भार स्मॉल m बराबर परमाणु भार या मोलर मास, ठीक है, बट इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तत्व को मोल मान के चलना है, अणु मान के चलना है, इसीलिए मोलर मास हम लोग बोल रहे हैं। तो परमाणु भार बटा अवोगाद्रो संख्या, और परमाणु भार को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? mm से मोलर मास, हमने यहाँ पे mm लिखा, और नीचे अवोगाद्रो संख्या को बच्चों लोग Na से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, mm/6.023 × 10⁻23। एक चीज है, क्योंकि Na का मतलब अवोगाद्रो नंबर, और अवोगाद्रो नंबर का मान कितना होता है? ये 6.023 × 10⁻23 होता है। तो ये चीज इस फार्मूला के द्वारा हम लोग किसी तत्व की 1 परमाणु का परमाणु भार निकाल सकते हैं। आगे चलिए, तो ये जो हमने निकाला m का जो मान हमने निकाला, इस मान को समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। कहाँ पे रख दे रहे हैं? समीकरण में m हटा के और ये मान रख दे रहे हैं। तो रख दिया हमने यहाँ पे मान, हो जाएगा z × mm/Na। सबको समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे z है समीकरण 2 में, और m की जगह हमको क्या रख देना है? mm/Na, वहां पे रख दिया गया। इसके बाद अब ये जो मान प्राप्त हुआ, कौन सा मान? z × mm/Na। अब यह मान को समीकरण 1 में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में। ये रहा समीकरण 1। क्यों? क्योंकि जो समीकरण 1 है वही समीकरण तो हमको घनत्व को बताएगा। तो आप देखिए, इकाई सेल का घनत्व रो डैश बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन। तो इस फार्मूले में ये मान हम लोग रख देते हैं। तो रख दिया जाए, ऊपर इकाई सेल का द्रव्यमान, और इकाई सेल का द्रव्यमान कितना हो गया? z × mm/Na, इसको हमने रख दिया, बटा इकाई सेल का आयतन, और इकाई सेल का आयतन कितना मान है बच्चों? a³। तो हमने यहाँ पे a³ रख दिया। अब इसको सिंपलीफाई कर लिए, ये Na जो है वो नीचे आ जाएगा, तो रो डैश बराबर हो जाएगा बच्चों z × mm/a³ × Na। और एक और मजेदार बात कि जो मान रो डैश का होता है, रो डैश क्या है? इकाई सेल का घनत्व, वही मान बच्चों क्रिस्टल के घनत्व का भी होता है। अर्थात जो मान रो डैश का होता है वही मान रो का भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि रो डैश बराबर रो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है, क्या लिखे हैं? क्रिस्टल का घनत्व रो = इकाई सेल का घनत्व रो डैश। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसे लिख सकते हैं कि रो = z × mm/a³ × Na। और इसी फार्मूले की सहायता से बच्चों हम लोग किसी भी क्रिस्टल के घनत्व की गणना करेंगे, और आप इस फार्मूले के द्वारा अन्य चीजों की भी गणना कर सकते हैं। इस फार्मूले के प्रयोग के हिसाब से देख लेते हैं, रो बराबर z × mm/a³ × Na। इसमें z क्या है बच्चों? इकाई सेल की रैंक है, परमाणु की संख्या। mm क्या है? मोलर मास है। किसी भी इकाई सेल में जो एटम्स होंगे, ठीक है बच्चों, उसका यहाँ पे मोलर जो एलिमेंट होगा उसका मोलर मास, क्योंकि एलिमेंट के बने क्रिस्टल का घनत्व हम गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस तत्व का हम लोग अणु भार रख देंगे।
इसके बाद इकाई सेल का आयतन a क्यूब और उसमें अवयवों संख्या से गुणा करके हम लोग इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। अब परीक्षा में देखिए क्या क्या पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है इकाई सेल का घनत्व बताइए, चाहे पूछेगा क्रिस्टल का घनत्व बताइए, ये सारा डाटा आपको दिया रहेगा, ठीक है। या आपसे ये सारा बाकी सारा डाटा देके आपसे इकाई सेल का रैंक जेड की वैल्यू पूछ सकता है, आपसे मोलर मास की गणना करने के लिए बोल सकता है, इकाई सेल का आयतन बोल सकता है। तो ये चार चीजें आपसे गणना करने के लिए बोल सकता है इस परीक्षा में। तो इस फार्मूला के द्वारा आप रैंक भी बता सकते हो, घनत्व भी बता सकते हो, मोलर मास भी निकाल सकते हो और इकाई सेल का आयतन भी निकाल सकते हो। तो आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजों को अच्छे से आपको बताया गया है। अब बच्चों एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग बी करके अभी मैं बता रहा था कि ये हम लोग तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व निकाले हैं। यहाँ पे किसी बुक में आप देखें दिया होगा आयनिक यौगिकों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व, और उसका भी फार्मूला बच्चों सेम ऐसे ही होता है। यहाँ पे मोलर मास से हम लोग हटा के m लिख सकते हैं और उसको हम लोग परमाणु भार न बोल के, अब चूंकि यौगिक है तो उसको हम लोग अणु भार बोलेंगे। तो उसके लिए भी सेम यही फार्मूला अप्लाई करोगे। तो चाहे आयनिक यौगिक के घनीय क्रिस्टल का घनत्व पूछे तो भी यही फार्मूला लगाओगे, और चाहे तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व की गणना करने के लिए बोले तो भी यही वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी कुछ अन्य चीजें हम लोग जानते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अभी मैं जो बता रहा था कि दूसरा वाला तत्व के घनीय क्रिस्टल का घनत्व हमने निकाल लिया, आयनिक यौगिकों के घनीय क्रिस्टल का घनत्व सेम फार्मूला होगा बच्चों, सिर्फ जो वहां पे एम था उसको हमने एम लिख दिया है। तो हो जाएगा रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन में। जेड क्या है बताया गया है, प्रति इकाई सेल में शुद्ध इकाइयों की संख्या, ठीक है, यानी रैंक उसकी है। एम जो है वहां पे एम कह रहे थे मोलर मास, यहाँ पर यौगिक का सूत्र भार। इसको सूत्र भार क्यों कहा जा रहा है, अणु भार क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि याद करिए कि जो आयनिक यौगिक होते हैं बच्चों, उसके जो घटक कौन जो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें आयन मौजूद होते हैं, ठीक है, धनायन और ऋणायन। इसीलिए आयनिक यौगों को अणु कहना उचित नहीं होता है। तो जब अणु नहीं है तो फिर अणु भार कैसा, तो वो सूत्र हम लोग जो NaCl वगैरह इस तरह के यौगिकों का जो सूत्र लिखते हैं वो एक्चुअल में अणु सूत्र न होके बल्कि वो सिर्फ सूत्र होता है, ठीक है, आयनिक यौगिकों का सिर्फ सूत्र होता है। इसीलिए उसको अणु भार न होके बल्कि हम लोग क्या कहेंगे, सूत्र भार कहेंगे। तो सिर्फ ये थोड़ा सा चेंज है, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद एक इकाई सेल के किनारों की लंबाई, उसी का बंद कर देंगे तो आयतन मालूम हो जाएगा, और एन में क्या है अवयवों संख्या, किसका मान कितना होता है 6.023 तो चाहे आयनिक यौगिक पे सवाल आपसे पूछे, चाहे तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व से संबंधित प्रश्न पूछे, दोनों प्रकार के प्रश्न आप बड़ी आसानी से इस वीडियो में यदि आपने अच्छे समझा होगा तो बड़ी आसानी से इस प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अगली वीडियो में बच्चों इससे संबंध हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।